चलिए तो देखते हैं कहाँ तक हो गया था हम लोग का। हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं जान गए थे कि नहीं? क्या क्या देख लिया है अभी तक? अभी तक हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा है, ठीक है। पहले ये जाना कितने सेक्शंस हैं, 238 सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं, 11वां भी था उसमें पार्टनरशिप एक्ट था, वो चला गया, रिपील हो गया, ठीक है। कमेंट करके, कमेंट कहाँ से करेंगे, ये तो उस पर है भाई, ये तो प्ले स्टोर पे, वो सॉरी ऐप पे ये तो अपलोड होगा, इस पे कहाँ है? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, क्या क्या देख लिया था हम लोगों ने? हम लोग ने देखा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब होगा। अरे नया मार्कर में यही होता, पतला बहुत चलता है, ठीक है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, ठीक। वॉइड कब हो जाएगा, वॉइडेबल कब होगा, वॉइडेबल। फाइनली एक चीज और हम लोग को देखनी है, क्या है कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एक होता है। इलीगल होता है कि नहीं होता है? चलो पूछ दिया जाता है, ये बिहार जुडिशरी में आया था, ठीक है। बिहार जुडिशरी के मेंस में आया था, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बताओ। काफी लंबा क्वेश्चन था, बेसिकली उस पर यही फोकस था कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, समझे कि नहीं? तो जरा देख लो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वही है, कहाँ पे दिया हुआ है कि 2H में, ठीक। ये भी सब दिए हुए हैं डेफिनेशन क्लाउज में। देखिए जैसे दो वॉइड में दो होते हैं, देखा हम लोगों ने, एक वॉइड एग्रीमेंट होता है, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग लास्ट लेक्चर में, तो थोड़ा देखे ले रहे हैं, ठीक है। एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक। देखे थे हम लोगों ने वॉइड एग्रीमेंट कौन से होते हैं। एक तो जो 24 से लेके और 30 तक दिए हुए हैं वो सब वॉइड एग्रीमेंट हैं, ठीक। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? जो पहले तो कॉन्ट्रैक्ट था, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन किसी कारणवश वो अब नहीं रहा, जैसे सेक्शन 56 में दिया हुआ है, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। डेफिनेशन क्लाउज में देखें, जैसे कि 2J में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, और इसमें 2G में वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक है। और देखें जरा डेफिनेशन को गलत ना हो जाए। खोलिए सेक्शन 2, खोलिए डेफिनेशन क्लाउज या इंटरप्रिटेशन क्लाउज, कुछ भी कह लें उसे। हाँ देखिए इसमें क्या है कि 2G में वॉइड एग्रीमेंट है, 2G में वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट 2H में है, ठीक। I में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट 2I, ठीक है। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर है? 2J में, ठीक है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहीं नहीं दिया हुआ है, इसमें डेफिनेशन क्लास में नहीं दिया हुआ है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड तो होगा ही होगा, ठीक है। सारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं होते, लेकिन सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जरूर होता है। समझ में आ रही बात की नहीं? वही बात, सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता, लेकिन हर मर्डर कल्पेबल होमिसाइड जरूर होता है। ऐसे ही ये है कि सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं, लेकिन सारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं होते, समझे कि नहीं? जैसे कि ये रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, अब मान लो कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया हम दोनों ने, मान लो आपने और आपकी गर्लफ्रेंड ने, या आपने और आपके बॉयफ्रेंड ने, कि हम दोनों जीवन भर शादी नहीं करेंगे, ठीक। अब क्या हुआ कि कहा कि भाई जीवन भर शादी नहीं करेंगे, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। वॉइड का मतलब क्या? वेरी गुड, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, नॉट इन द एग्जिस्टेंस ऑफ आइज ऑफ लॉ, ठीक है। कानून की नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, नीलवट्टे सन्नाटा है, कितना भी आप दोनों लिख लो आपस में, ठीक है, कि हम शादी नहीं करेंगे, साथ रहेंगे, ये वो, कोई वैल्यू नहीं उसकी। कुछ जो जब जाना चाहेगा वो चला जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक। इलीगल में क्या होता है कि वो वॉइड है, वॉइड के साथ साथ पनिशेबल भी है, ठीक है। आप यकीन मानिए मैंने बिहार का मेंस दिया था, जब मैंने नॉट ए सिंगल टाइम इलीगल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, मतलब मालूम था कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब 25 नंबर का पूछ दिया गया। भाई साहब एक चीज़ बस ध्यान आई कि सेक्शन 23 में ये दिया हुआ है
कि लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन क्या होंगे, क्योंकि वो बहुत जगह आता रहता है वैसा कि लॉफुल ऑब्जेक्ट, जैसे टीपीए में भी वो है सेक्शन 24 में, ठीक है, कि फॉरबिडन बाय लॉ ना हो, नॉट अपोज टू पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, ठीक है, ये सब चीज़ें, और ये फ्रॉड रॉड उसमें ये सब चीज़ें ना हो, किसी को इंजरी ना हो, लॉस ना हो प्रॉपर्टी का, ये सब चीज़ें ध्यान थी मुझे। इसी पे ही चलता रहा, मतलब नंबर भी अच्छे आए उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ बात अलग है, नंबर भी अच्छे आए थे कॉन्ट्रैक्ट पेपर में। तो अगर पढ़ लेता एक बार, तो मुझे बाद में लिखने के बाद मुझे ये लगा कि मैंने ये भी लिख दिया है कि पनिशेबल भी होता है, कि कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या, कॉन्ट्रैक्ट में तुम आईपीसी में कहा हमने कि वो जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ये तो वॉइड तो होते ही होते हैं, साथ में वो पनिशेबल भी होते हैं, और उसमें जो है आईपीसी में फॉरबिडन बाय लॉ होते हैं, आईपीसी में उसकी पनिशमेंट भी हो सकती है। फिर एक एग्जाम्पल दे दिया कि कोई जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि भाई हम जो है माइनर गर्ल आपको सप्लाई करेंगे प्रोस्टिट्यूशन के लिए, ठीक है, किसी ने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया जैसे कि माइनर गर्ल प्रोस्टिट्यूशन के लिए सप्लाई करेंगे, तो ये वॉइड तो है ही है ये कॉन्ट्रैक्ट, इसके साथ साथ क्या है ये इलीगल भी है। या हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि भाई हम जो है तुम हमें 5 लाख रुपए देना, हम तुम्हारे जो है एक मर्डर करेंगे, कोई भी तुम बोलोगे, तुम जैसे बोलोगे उसे हम मार देंगे, 5 लाख रुपए देंगे। हाँ, मान लो कोई एकदम एजेंट है, जैसे कोई भी एजेंट, उससे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम उसको मार दो। अब उसने कहा कि भाई ये जो है उसने मार दिया, अब वो कह रहा 2 पैसे, मैं कह रहा नहीं दे रहा, तो क्या कर लेगा, ले लेगा हमसे पैसे, नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरा इलीगल भी है, हम भी जेल जाएंगे, जिसने मारा है वो भी जेल जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं बात आ रही? और कुछ नहीं इसमें। चलो आओ अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। आज हमने डस्टर खरीद लिया, कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ, डस्टर नहीं लिया था। आज कल हमें बहुत दिक्कत हुई थी, दिक्कत तो बहुत बार हुई थी, लेकिन वो ये आलस से भरा जीवन, काम चल रहा है, लेकिन डस्टर लो यार, बढ़िया एकदम मैग्नेटिक वाला है, लेकिन बोर्ड मेरा मैग्नेटिक नहीं है। ये भी एल्युमिनियम, इस पर कहाँ चिपकेगा। शाबाश, इस पर चिपक रहा है। हाँ चलो ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं? हाँ, तो कहाँ पे, चलो अब स्टार्टिंग से आ जाओ। देखो एजेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर देखें तो क्या क्या हैं, एजेंशियल्स देखें तो सबसे पहले ऑफर है, फिर एक्सेप्टेंस है, फिर कंसिडरेशन है, फिर कंप्टेंट पार्टीज हैं। तो ऐसे ही सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। 2A ऑफर, ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको दोबारा देखना ही ना पड़े, देखना तो पड़ेगा, रिवीजन के लिए देखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपके एकदम दुरुस्त रहेंगे, बढ़िया एकदम, ठीक। एक बार दिमाग में भर जाएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, ठीक। अब ऑफर पढ़ो। ऑफर में क्या है, ऑफर में 3 चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, व्हेन वन पर्सन signifies to another his willingness to do or abstain from doing with view to take the assent of dead person। ये 3 चीजें ध्यान रखना बस, डेड पर्सन। सेक्शन 2A खोलिए, चलो देखो, कुछ बिछा दो नीचे, चप्पल क्या हो जाता है। हाँ, बैरक निकालो। 2A देखो, प्रपोजल कह लो चाहे ऑफर कह लो, ठीक है। और ऑफर जबान पे चढ़ा रहता है तो फिर ऑफर ही बोल देता हूँ, इसको चाहे प्रपोजल, जो कि नहीं,
चलो, when one person signifies to another his willingness, क्या है? when one person signifies to another, क्या सिग्निफाई कर रहा है? his willingness, क्या कि to do or to abstain from doing anything, to do or to abstain from doing anything, with a view to obtaining the assent of that person। ठीक, इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम प्रपोजल कहेंगे, प्रपोजल। ठीक, क्या है? अब समझो इस बात को। इन्हीं 3 पॉइंट पे पूरा खेल है दोस्त, पूरे एजेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसी 3 पॉइंट पे बेस्ड हैं। एजेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ऑफर, एजेंशियल्स ऑफ ऑफर। कब कोई ऑफर माना जाएगा? सबसे पहले इसमें 2 पार्टीज हैं, एक वन पर्सन क्या कर रहा है? सिग्निफाई कर रहा है टू अनदर। ठीक, जब हम सेक्शन 3 पढ़ेंगे तो हम उसमें जानेंगे, यहां पर सिग्निफाइज का मतलब है कम्युनिकेशन। ठीक, क्या है? कम्युनिकेशन, की दूसरे को बता रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। वन पर्सन कम्युनिकेट टू अनदर, दूसरे को बता रहा है क्या? कि हम कुछ चाहते हैं, मेरी कुछ विलिंगनेस है, विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग। किस लिए? कि हम विद द इंटेंशन टू टेक द असेंट ऑफ दैट पर्सन, जिसको हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैंने बोला, क्या बोला? कि मैं ये अपना आईफोन बेचना चाहता हूँ। मैंने क्या बोला? कि मैं अपना आईफोन बेचना चाहता हूँ। ये क्या है? ये मेरी विलिंगनेस है। ठीक, ये मेरी क्या है? विलिंगनेस है कि मैं अपना आईफोन बेचना चाहता हूँ। दूसरी बात, अगर ये क्या हुआ? ये ऑफर हुआ? नहीं, ये ऑफर नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये केवल विलिंगनेस को शो कर रहा है कि मैं बेचना चाहता हूँ। अरे मैं आपसे थोड़े कह रहा हूँ भैया मैं ये फ़ोन बेचना चाहता हूँ, क्या आप खरीदोगे? तो फिर ये क्या हुआ? ये ऑफर हुआ। इसके साथ में भी ऑफर में ये बताना पड़ेगा कि मैं अपना ये आईफोन 10,000 में बेचना चाहता हूँ, क्या आप खरीदोगे? तो यहाँ पर ये ऑफर हुआ। ठीक है, कि क्या हुआ? मैंने वन पर्सन सिग्निफाई कर रहा हूँ, मतलब कम्युनिकेट कर रहा हूँ आपको, दूसरे पर्सन को क्या है? कि मेरी विलिंगनेस कि ये फ़ोन बेचना, टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब कुछ करना भी होता है, कुछ ना करना भी होता है। किस लिए? विथ व्यू टू टेक द असेंट ऑफ दैट पर्सन, जिसको मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर सिर्फ विलिंगनेस है तो फिर वो ऑफर नहीं होता, वो इनविटेशन टू ऑफर हो सकता है। ठीक है, बहुत जगह आप उन्होंने देखा होगा कि कमरा किराए पर है। ठीक, कमरा किराए पर है, तो इसमें क्या होता है? ये क्या ऑफर है? नहीं, ये इनविटेशन टू ऑफर है। ठीक, इनविटेशन टू ऑफर भी हम लोग अभी पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक, चलो अभी देख लेते हैं। ये इनविटेशन टू ऑफर है। इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है? ये भी आया था इनविटेशन टू ऑफर, किस में आया था? इस बार शायद यूपी जुडिशरी में आया था। यूपी जुडिशरी 2023 में ये शॉर्ट आंसर में आया था, इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है। ठीक, अब जानो, इनविटेशन टू ऑफर होता है, वो ऑफर नहीं होता, ऑफर से एक स्टेप पहले होता है। ठीक है, ये कॉल फॉर ऑफर होता है। क्या बोल सकते हैं? लिखा ही है इनविटेशन टू ऑफर, कि मैं इनविटेशन दे रहा हूँ कि आप ऑफर करें आके हमें, है कि नहीं? क्या कर रहा हूँ? मैं इनविटेशन दे रहा हूँ कि आप हमें ऑफर करें। जैसे ये कुछ भी अगर लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी फॉर सेल, ठीक है, कहीं पे आपने एडवर्टाइजमेंट देखा प्रॉपर्टी फॉर सेल, तो इसका मतलब क्या है? ये क्या ऑफर है क्या? नहीं, ये इनविटेशन टू ऑफर है। आपने एडवर्टाइजमेंट दे, ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं, ज़्यादातर मतलब 100% नहीं कह सकते, बहुत सारे अभी बताऊंगा क्यों, ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट इनविटेशन टू ऑफर होते हैं। आप कोई भी चीज़ अगर जाननी हो कि ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर है, ये देख लो कि उसमें एक्सेप्टेंस कहाँ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई शॉप पर गए, ठीक, आईफोन के शॉप पे गए और वहाँ पे आपने फ़ोन देखा और वो है, तो वहाँ पर वो फ़ोन आपने देखा कि डिस्प्ले पे लगे हुए हैं और रेट लिखे हुए हैं। ठीक, तो वहाँ पर क्या होता है? वो इनविटेशन टू ऑफर होता है। ठीक है, आप जब फ़ोन उठा के लेके जाते हैं तब जो उससे कहते हैं कि भैया ये फ़ोन कितने का पड़ेगा, या जो भी कुछ है कि ये फ़ोन मुझे चाहिए, तो आप ऑफ़र कर रहे हैं उसे, फिर वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, बहुत पुराने एग्जाम्पल है भाई। डिस्प्ले, कोई चीज़ डिस्प्ले हो रही है, ठीक है, आप मॉल में गए, वहाँ पर चीज़ें आपने डिस्प्ले हो रही हैं,
आपने उठाई, आप उसके पास लेके गए, भैया ये हमें दे दो, तो आप ऑफर कर रहे हैं कि मैं ये खरीदना चाहता हूँ, अब वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ हम बेच रहे हैं। अगर बहुत सारी डिस्प्ले पे चीज़ें होती हैं जो वो मना भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि भाई अभी कॉन्ट्रैक्ट थोड़े हुआ है, ऑफर तो आप चीज़ आप लेके जाएंगे तब ऑफर होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे समझने के लिए है ही क्या इसमें। इनविटेशन टू ऑफर में आप ऑफर करते हैं, जाके चीज़ें डिस्प्ले हो रही होती हैं, डिस्प्ले है, एडवर्टाइजमेंट है, ठीक, और रेस्टोरेंट में कैटलॉग होती हैं, जो भी कोई चीज़ें आप देख रहे हो जिसमें आप कहते हो कि अब हमें ये चीज़ चाहिए, अब वो एक्सेप्ट करेगा, हाँ हम दे रहे हैं आपको, ठीक है, तो वो इनविटेशन टू ऑफर होता है। ऑफर में होता है कि डायरेक्ट हम ऑफर करना चाहिए, मैंने कहा ये फ़ोन में 10,000 में बेच रहा हूँ, क्या आप लेंगे? आपने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ हम लेंगे, ठीक। अगर ये है मैं सिर्फ ये बोलूँ कि मैंने अखबार में न्यूज़ दे दिया कि मैं अपना फ़ोन बेचना चाहता हूँ, तो आप ही तो ऑफ़र करोगे जाके मुझे कि भैया मैं आपका फ़ोन 10,000 में लूँगा, क्या आप देने के इच्छुक हैं? तो ये अब मेरे ऊपर है कि मैं एक्सेप्ट करूँ, ठीक है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ऐसे है। तो नहीं गया, ये दो चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ पर क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर में सिर्फ विलिंगनेस होता है, क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ ये बोला कि प्रॉपर्टी फॉर सेल, ये इसकी विलिंगनेस है कि ये कुछ बेचना चाहता है, लेकिन क्या इसने ये लिखा है, इसलिए ये लिखा है विथ व्यू टू टेक द एसेंट ऑफ दैट पर्सन, किसी आदमी का एसेंट लेने के लिए इसने लिखा है क्या? नहीं, ठीक है। उसमें अरे जब भी ऑफर जो होगा ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें होनी चाहिए कंप्लीट। एक तो सिग्निफाइज होना चाहिए कि कम्युनिकेशन, कि उसकी जानकारी में पहुंचे, दूसरा विलिंगनेस होना चाहिए टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और ये विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग किस लिए? विद व्यू टू टेक द एसेंट ऑफ दैट पर्सन, कि उस आदमी की इंटेंस उस आदमी की एसेंट लेने के लिए, समझे कि नहीं? विद द इंटेंशन टू टेक द एसेंट, ठीक है, व्यू की जगह इंटेंशन भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। किस लिए ये विलिंगनेस कर रहा है, किस लिए कम्युनिकेट कर रहा है? कि भैया उसकी एसेंट ले सकें। समझ में आए कि नहीं? एसेंट ले सकें, बस ये तीनों चीज़ें हो रही हैं तो वो ऑफर है। प्रॉपर्टी फॉर सेल, इसमें भाई किसकी एसेंट लेने के लिए ये कर रहा है? किसी की एसेंट नहीं है, विद द इंटेंशन टू टेक एसेंट है, इसमें नहीं है, इसलिए ये ऑफर नहीं है, केवल इनविटेशन टू ऑफर है, ठीक है। अब बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जिनमें सीधे ये लिखा होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ खो गई, भैया मेरा कुत्ता खो गया है, ऐसे ऐसे रंग, फोटो उसकी छाप दी, ऐसा है कुत्ता, ठीक। अब उसमें क्या है, जिसको भी ये मिलता है उसे 5,000 रुपये इनाम हम देंगे। ये क्या है? ये ऑफर है, ये इनविटेशन टू ऑफर नहीं है, समझे कि नहीं? ये ऑफर है, क्यों? क्योंकि ऐसे टाइप में ये होते हैं जनरल ऑफर। टाइप्स ऑफ ऑफर भी देखेंगे किस किस टाइप के होते हैं। ये जनरल ऑफर होते हैं, ओपन टू ऑल होते हैं। इसमें जैसे ही किसी को कुत्ता मिलेगा ना, वैसे ही एक्सेप्टेंस हो जाएगा और परफॉर्मेंस हो जाएगा, दोनों चीज़ें हो जाएंगी एक साथ, ठीक। एक्सेप्टेंस और परफॉर्मेंस दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। इसीलिए ये जो है, जो रिवॉर्ड वाले एडवर्टाइजमेंट होते हैं, प्रॉब्लम भी आ जाए तो अभी आप समझ जाएं, इसलिए इतना बोल रहा हूँ, ठीक है। एक लाइन में बोल के आगे बढ़ सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम दे के पढ़ो, लेकिन कर रहा एकदम करके चलो। रिवार्ड वाली जो चीज़ें होती हैं, एडवर्टाइजमेंट होते हैं कि ये ढूंढने वाले को, ये आदमी खो जाता है, उसकी फ़ोटो छपवाते हैं कि भैया जो भी कोई ढूंढ निकालेगा उसे हम 10,000 रुपये इनाम देंगे। तो वैसी चीज़ें जो होती हैं वो जनरल ऑफर होते हैं। जैसे ही किसी को मिलता है वो आदमी या कोई ढूंढ लेता है उसकी जानकारी में वो, बस तो फिर वो क्या होगा, उसका एक्सेप्टेंस और परफॉर्मेंस दोनों एक साथ हो जाएगी, ठीक। समझ में आ रही कि नहीं? इसीलिए मैंने कहा था कि सारे एडवर्टाइजमेंट नहीं होते। मैं एडवर्टाइजमेंट निकाल रहा हूँ कि मुझे अपनी कार बेचनी है, मुझे अपना हेलीकॉप्टर बेचना है, मुझे अपना घर बेचना है, वो सारे क्या होते हैं, वो इनविटेशन टू ऑफर होते हैं। हमने तो एडवर्टाइजमेंट दे दिया, अब ऑफर से एक स्टेप पहले है ये, ठीक है। ऑफर अब आप करेंगे आके कि भैया मैं आपका घर 1 लाख में खरीदना चाहता हूँ, आपकी कार 50,000 में खरीदना चाहता हूँ, आपका हेलीकॉप्टर 1 लाख में खरीदना चाहता हूँ। तो अब ऑफर वो दे रहा है, मैं एक्सेप्ट करूँगा। समझ में आई नहीं आई बात? चलो, सिग्निफाइज का मतलब समझ गए, कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अब सेक्शन 9 ये बोलता है, सेक्शन 9 अगर आंसर भी लिखना हो ना तो ऐसे ही लिखना, ठीक है। यही इसके एजेंशियल्स हैं,
समझ में आ रही कि नहीं? देखो अब क्या है, सेक्शन 3 बोलता है यहाँ पर सिग्निफाइज का मतलब कम्युनिकेशन है, ठीक, दूसरी पार्टी को कम्युनिकेशन होना चाहिए। यही सारे पॉइंट मेंस में डाल देना, ठीक है। सेक्शन 9 ये बोलता है कि कैसे भी हो सकता है, ठीक, बाय वर्ड्स ऑफ माउथ और राइटिंग, ठीक, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एक्सप्रेस ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर हो सकता है, ठीक। अब जैसे कि क्या होता है ना, एक्सप्रेस में बाय कंडक्ट लिखो, या तो बाय वर्ड हो सकता है या कंडक्ट हो सकता है, ठीक। कंडक्ट कैसे कि भैया जैसे कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली कर रहे हैं कि भैया हमें ये चीज़ बेचनी है। अब बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो हम लोग के रोज़ लाइफ में हम लोग करते रहते हैं, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं होता। ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं होता कि राइटिंग में होना चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहीं पर भी ये नहीं कहता कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ध्यान रखना, लेकिन ऐसे ही नहीं कि चलते फिरते वैसे ही बोल रहे कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अरे भाई, सोशल एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बिजनेस एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, समझे कि नहीं। सोशल एग्रीमेंट प्राइमा फेसाई नहीं होते, बिजनेस एग्रीमेंट कोर्ट हमेशा सही मान के चलती है कि ये हैं, लेकिन उसके बाद में भी आप उससे जो है ऐसा भी हो सकता है कि सारे ही बिजनेस एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट हों, ये भी नहीं है, ठीक है। तो क्या है, अब जैसे कि मैं गया, ठीक, मैं गया रेस्टोरेंट में, मैंने खाना खाया, रेस्टोरेंट में गया, मैंने खाना खाया, तो फिर अपने आप ही ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैं जो खा रहा हूँ मैं उसका पेमेंट करूँगा, ठीक है। ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि जैसे रेस्टोरेंट में बैठ के मैंने ऑर्डर किया, तो इसका मतलब है कि ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, बाय कंडक्ट ये शो हो रहा है कि भैया मैं इसका पेमेंट करूँगा, समझे कि नहीं। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी चीज़, टैक्सी आप हायर कर रहे हैं, ठीक, फॉर एग्जाम्पल कंडक्ट से कैसे, अब मान लो कि मैं गोलगप्पे के ठेले के पास गया, चुपचाप खड़ा हो गया जाके, उस भाई अब उसके पास तो लोग गोलगप्पे ही खाने आते हैं, मैं खड़ा हुआ, उसने तुरंत डोना मेरे हाथ में दे दिया। अब मैंने डोना पकड़ा, अब गोलगप्पे खिलाता रहा, वो खिलाता रहा, हम खाते रहे। उसने बाद में कहा भैया 50 रुपये। अब मैं कहूँ यार तुमने अपनी मर्जी से खिलाया, मैंने क्या किया है, हमने क्या था क्या तुम्हें खिलाओ, नहीं भाई, ये ऑफर हो गया बाई कंडक्ट, ठीक है, कंडक्ट से। अरे हम जाके वहाँ ऐसे खड़े ही हुए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो कैसे हो सकता है, बाय वर्ड हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, कंडक्ट से हो सकता है, ठीक। कंडक्ट से एक केस है बहुत इंपॉर्टेंट, उपटन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पोवेल। क्या है, उपटन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पोवेल। अब इसमें क्या हुआ था मालूम तो होगा ही आपको, बहुत लीडिंग केस है। इसमें क्या हुआ था, ये एक के घर में आग लग गई थी। अब एक के फार्म हाउस में आग लग गई थी। अब उसमें फार्म हाउस में क्या हुआ, एक वहाँ पर एजेंसी थी फायर एक्सटिंग्विशर वाली, जो एक एजेंसी थी जो कि एक एरिया में फ्री में सर्विस देती थी, ठीक। तो उसी हिसाब से पोवेल साहब ने जो है अपटन रूरल को फ़ोन किया कि भैया हमारे यहाँ जो हमारे फार्म हाउस पे आग लग गई है। वो तुरंत आए, उन्होंने आग बुझा दी। आग बुझाने के बाद उन्होंने उसका फ़ीस मांगी। इन्होंने कहा आपकी तो फ्री सर्विस है, तो भैया उन्होंने कहा हमारे इस एरिया में फ्री सर्विस नहीं है। तो कोर्ट ने साफ साफ ये बोला कि हाँ, अगर आपने सर्विस ली है तो फिर ये इम्प्लाइड है कि आप जो है पेमेंट करेंगे, समझे कि नहीं। अब वो एरिया नहीं आता है, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। आपने सर्विस ली है किसी की तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये क्या था, ये इम्प्लाइड को था। अब तीसरी बात इसमें ये ध्यान रखिए, क्या क्या है, पहले तो ये एजेंशियल्स ऑफ ऑफर हो गए, 3 चीज़ें समझे। पहला पॉइंट हमने ध्यान रखा कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, सिग्निफाइज का मतलब ये होता है। दूसरा हमने रखा कि वर्ड के द्वारा हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, कंडक्ट हो सकता है। तीसरा सर्टेन होना चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, ठीक। ये कौन सा सेक्शन बोलता है,
सेक्शन 29। कोई भी ऑफर है वो उसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए। जैसे कि मैं अपना आईफोन बेच रहा हूँ कितने में, 5,000 या 10,000, तो ये ऑफर नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सर्टेन नहीं है। एक चीज़ बोल 5 की 10, समझे कि नहीं। चलो अब क्या होना चाहिए उसके अलावा, कम्युनिकेशन पे और देख लो थोड़ा। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में क्या क्या होगा। सेक्शन 4 ये बोलता है, सेक्शन 3 तो ये बोलता है कि कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे भाई हम लोग। सेक्शन 3 और 4 डिटेल में पढ़ेंगे, पहले ऑफर के हिसाब से देख लो। सेक्शन 3 क्या बोलता है, क्या बोलता है कि कम्युनिकेशन होना चाहिए। सेक्शन 4 क्या बोलता है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर व्हेन कंप्लीट, कब कंप्लीट होगा। अरे भाई जब दूसरे की नॉलेज में आ जाएगा, दूसरे की नॉलेज में आ जाएगा तब कंप्लीट होगा, समझे कि नहीं। अब जैसे मैंने बोला और आपने जिस दिन ये लेक्चर सुन लिया उसी दिन आपके कम्युनिकेशन हो गया। चलो अब इसमें एक चीज़ है कि अगर ऑफर तो है लेकिन आपकी जानकारी में नहीं है, जैसे था एडवर्टाइजमेंट वाला, ठीक। एक एडवर्टाइजमेंट है जिसमें ये लिखा हुआ था कि भैया उसने एडवर्टाइजमेंट दिया था कि इस आदमी को ढूंढने पे हम 1 लाख रुपए इनाम देंगे। कितना? 1 लाख, ठीक। एक आदमी की फ़ोटो छपी थी, बढ़िया सा हैंडसम सा आदमी था, उसकी अखबार में मिसिंग करके फ़ोटो छपी थी और ये बताया गया। हमने उस आदमी को ढूंढ लिया, हमने उस आदमी को ढूंढा और मैं उसे जानता था तो मैंने उसे उसके शहर पहुंचा दिया या उसके घर पहुंचा दिया, ठीक। अब क्या हुआ, अरे केस ही समझा देता। चलो अब क्या हुआ, लेकिन मुझे इस आदमी को तो मैं जानता था, लेकिन मैं 1 लाख रुपए वाली बात नहीं जानता था कि इसे ढूंढने के 1 लाख रुपए रखे गए। मैंने चुपचाप जाके उसे उसके घर पे पहुंचा दिया, हमें तो मालूम ही नहीं था। जब हम घर से वापस आए तब रास्ते में लोगों ने बताया, जब हमने लोगों से कहा कि यार वो आदमी में मिल गया, उसको हमने घर पर, उन्होंने यार उसकी तो ऊपर 1 लाख रुपए इनाम था। हम दोबारा गए, हमने कि यार 1 लाख रुपए इनाम था, हमें दो। उसने कहा नहीं भैया हम नहीं देंगे तुम्हें। अब कोर्ट में केस गया, कोर्ट कहेगा कि भैया एक्टिंग इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर, कुछ नहीं कर सकते, समझे कि नहीं। अगर आप बिना जानकारी के, कम्युनिकेशन पहली चीज ही कंप्लीट नहीं हुई प्रपोजल के ऑफर का, तो तुम्हें ऑफर कैसे फुलफिल होगा। कंडीशन तो फुलफिल हो, पहली चीज ही सिग्निफाइज ही नहीं हो पा रहा, कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ, आपकी जानकारी में ही नहीं था, ठीक है। तो एक है केस लालमन शुक्ला वर्सेस, क्या है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता। ये ध्यान रखना कौन सा किसका केस है, ठीक। अब जैसे ये था, ये क्या था, ये केस जो है उपटन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पोवेल, ये था इम्प्लाइड कंडक्ट, ठीक है। ये लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता, ये था है एक्टिंग इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर इज नॉट, क्या था, एक्टिंग इन इग्नोरेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ठीक है। अब हमें जानकारी नहीं थी तो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर हुआ ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, अगर मुझे जानकारी होती वो आदमी मिल जाता तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस और प्लस परफॉर्मेंस, जब मैं उसके घर पे पहुँचा देता तो ये परफॉर्मेंस हो जाता, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। अब मुझे जानकारी में नहीं थी, पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, समझ रहे हैं कि नहीं, तो फिर कैसे हो जाएगा। इसमें भी यही हुआ था। ये केस जो मैंने ये फैक्ट बताए थे ये लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता के हैं। इसमें क्या हुआ था, ये नौकर था, ठीक है, ये नौकर था लेकिन उसे जानकारी नहीं थी कि उसे ढूंढने के पैसे रखे गए हैं, समझे कि नहीं। एक लड़का खो जाता है, ये नौकर था, इसे मिल जाता है, ये वापस घर पे ले आता है, घर पे ले आता है, तब उसे पता चलता है कि इन्होंने ऑफर अनाउंसमेंट किया था कि जो भी कोई उसे ढूंढ के लाएगा उसे 5,000 रुपये देंगे, जो भी कुछ अमाउंट, ठीक। अब बाद में नौकर ने मांगे कि हमें दो, उसने कहा नहीं, कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने कहा कि भाई तुमने तो इग्नोरेंस ऑफ ऑफर में काम किया है तो तुम्हें तो नहीं मिलेगा। दूसरी बात, तुम नौकर भी हो उसी घर के। एक केस था आर वर्सेस क्लार्क के, आर वर्सेस क्लार्क के, याद रह जाए तो ठीक है, ना रह जाए कोई बात नहीं। इसमें क्या हुआ था, कोर्ट ने ये बोला था कि आपको पहले ऑफर था, अब आपको पहले नॉलेज थी ऑफर की, लेकिन आप टोटली भूल गए, फॉरगेट कर गए, ठीक। अब बाद में आपको ध्यान आ रहा है
तो भी वो यही माना जाएगा कि आपने इग्नोरेंस ऑफ ऑफर में किया है। समझे कि नहीं? क्या है इसमें, वो यही था कि उसे मालूम तो था पहले कि ऐसा कुछ है, कोई ऑफर दिया गया, लेकिन वो भूल गया, उसने जो है इग्नोरेंस में काम कर दिया। अब आप बाद में नहीं मांग सकते, ठीक है, वो यही प्रिज्यूम किया जाएगा कि आपको कोई जानकारी नहीं थी। ठीक, ये जो होते हैं ये एडवर्टाइजमेंट होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब देखो एक मिनट समझाता हूँ अभी। जब मैं कहूँ कि मैंने बोला कि मैं अपना ये फ़ोन तुमको बेचना चाहता हूँ, ठीक, 10,000 रुपये में लोगे, तो ये क्या हुआ, मैं आपसे कह रहा हूँ ना। तो ये जब कोई भी ऑफर किसी एक स्पेसिफिक आदमी को होता है, ठीक है, किसी एक आदमी को हो रहा है, तो फिर वो स्पेसिफिक ऑफर है, ठीक, उसी आदमी के लिए है। अगर किसी एक ही आदमी को, जिससे मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप लोगे, ठीक, एक होता है जनरल ऑफर, मैंने अखबार में छपवा दिया, ठीक, कि ये फ़ोन मैं 10,000 का बेच रहा हूँ, या जैसे वही जो भी कोई उसे ढूंढ के लाएगा उसे 1 लाख रुपए इनाम होगा, तो वो क्या होगा, ये जनरल ऑफर है। ये क्या होता है, ओपन टू ऑल होता है, ओपन टू ऑल, जो भी उसकी कंडीशन फुलफिल कर रहा है या कंडीशन पे काम कर रहा है, मतलब वो कर रहा है, तो फिर वो ओपन टू ऑल है, जिसे बोलते हैं जनरल ऑफर। एक है इसका केस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल वॉल कंपनी, ठीक। अब इसमें क्या होता है, कहाँ गया, इसमें क्या होता है, एक कफ सिरप वाली एक वो होती है कंपनी, वो एक एडवर्टाइजमेंट देती है कि मेरा कफ सिरप जो भी कोई इस्तेमाल करेगा 3 महीने तक उसे कभी कोल्ड नहीं हो सकता, ठीक। क्या था, उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दिया कि मेरा सिरप जो भी कोई इस्तेमाल करता है तो उसे कभी कोल्ड नहीं होगा, और अगर होता है तो उसे कोई भी इनाम, एक अमाउंट का 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, ठीक है। और वो पैसा जो है हमने फिक्स भी करवा दिया है, ठीक, डिपॉजिट भी करवा दिया है, समझे कि नहीं। ऐसे उन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला। क्या निकाला, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने, कि मेरा सिरप कोई भी इस्तेमाल करेगा 3 महीने तक तो उसे कोल्ड नहीं होगा, और कोल्ड होता है उसे 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, वो पैसे मैंने ऑलरेडी डिपॉजिट करा दिए हैं। यहाँ पर क्या हुआ, इस एडवर्टाइजमेंट को देख के एक आदमी ने वही सिरप इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, ठीक, और वो सिरप इस्तेमाल करते करते बाद में उसे फिर भी उसे कोल्ड हो जाता है। वो क्लेम करता है, ये मना कर देते हैं, ये कहते हैं कि ऐसे इनका एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर हमें कैसे मालूम देगा कि इन्होंने एक्सेप्ट किया है। उन्होंने कहा कि कंडीशन का फुलफिलमेंट करना ही एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर है। आपने 3 महीने लिखा, उसने 3 महीने पिया, ठीक, तो फिर आप जो है बाउंड हैं, समझे कि नहीं। ऐसे ही अपने एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि 3 महीने आप फेयर एंड लवली लगाएं और आप गोरे हो जाएंगे। मैं छोटे से लगा रहा हूँ, नहीं हो पाया आज तक, ठीक, तो क्या मैं उसके ऊपर केस करूं? अरे नहीं भाई, केस कैसे करूंगा, उन्होंने कोई ऑफ़र थोड़े रखा है कि अगर नहीं हुआ तो मैं ये कर दूंगा या मैं आपको पैसे दूंगा या कुछ भी है। ऑफ़र रखने के बावजूद पैसे डिपॉजिट भी होने चाहिए, समझे कि नहीं। तो इसलिए जो है वो सब बेकार हो जाता है, कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक। तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी किसका है, जनरल ऑफर का केस है। एक स्पेसिफिक ऑफर होता है, एक जनरल ऑफर होता है, एक होता है स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है कि फॉर द टाइम बीइंग के लिए मैंने एक ऑफर रखा कि मैं अपना फ़ोन बेच रहा हूँ 10,000 रुपये का, ठीक। अगर आपको लेना है तो 10 तारीख से पहले मुझे अगर आपको चाहिए तो 10 तारीख से पहले मुझे बताएं। मैंने कहा मैं अपना फ़ोन बेचना चाहता हूँ, चाहिए तो 10 तारीख से पहले तक मुझे बता देना। तो ये क्या है, स्टैंडिंग ऑफर है, फॉर द टाइम बीइंग के लिए है। कब का, कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन है, ऐसे नहीं कि एक बार ऑफर दे दिया तो वो रीजनेबल टाइम जब भी आप सोचो ना, ये स्टैंडिंग ऑफर है, ठीक। इनविटेशन टू ऑफर आपने देख ही लिया। इनविटेशन टू ऑफर का एक केस है हार्वे वर्सेस फेसी, एक क्रॉस ऑफर हो, देखो इंपॉर्टेंट है।
कौन कौन से ऑफर देख लिए, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। देखो एक क्रॉस ऑफर होता है, क्रॉस ऑफर प्री का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। टिन वर्सेस हॉफमैन, टिन वर्सेस हॉफमैन किसका केस है, किससे रिलेटेड है, ध्यान रखना क्रॉस ऑफर से है, प्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कि टिन वर्सेस हॉफमैन किससे रिलेटेड केस है, तो ये क्रॉस ऑफर का है। इसमें क्या हुआ था, इसमें एक ने पोस्ट के थ्रू एक लेटर भेजा था कि क्या तुम अपनी कार बेचोगे 1000 रुपये में, ठीक। उसी दिन दूसरे आदमी ने पोस्ट के थ्रू लिखा था क्या तुम अपनी कार बेचोगे 1000 रुपये में। जिसने इसको लेटर लिखा ए ने बी को, बी ने भी ए को लिखा, तो लेकिन फॉर दैट सेम टाइम में लिखा या सेम टाइम पे ये आपस में क्रॉस हुए ये लेटर, तो इसको क्रॉस ऑफर कहेंगे, ठीक है। ये सिर्फ ऑफर ही माना जाएगा, एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसने एक लेटर लिखा 1000 बेचोगे, मैं तुम्हारे 1000 में खरीदना चाहता हूँ, ये दोनों ही ऑफर हुए, ठीक है, ये क्रॉस ऑफर हुए। यहाँ पर कोई भी ये नहीं कि इसका जी ऑफर माना जाएगा इसका एक्सेप्टेंस माना जाएगा, नहीं, ठीक। एक होता है इन्विटेशन टू ऑफर, तुम लोग पढ़ ही चुके हैं, इन्विटेशन टू ऑफर का केस पढ़ो। इन्विटेशन टू ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, ऑफर नहीं होता, ऑफर की एक स्टेप पहले की बात है। ऑफर कब होगा, ऑफर यहाँ पे दूसरा आदमी करता है आके, ठीक है। जैसे मैं शॉप पे गया, मैं मॉल में गया, मैंने कपड़े उठाए और मैं काउंटर पे लेके गया, तो मैं ऑफर कर रहा हूँ कि मुझे ये खरीदना है। अब वो एक्सेप्ट करेगा कि उसे बेचना है। अगर वो मना कर दे कि ये नहीं बिकेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, समझे कि नहीं। चलो, तो बस ये समझ जाना कि क्या ऑफर कंप्लीट हो रहा है। किसी दुकान पे लिखा हुआ है ये दुकान बिकाऊ है, तो ये क्या हुआ, ऑफर है क्या, नहीं, ये इन्विटेशन टू ऑफर है। आप ऑफर दो जाके कि भैया कितने की बेचोगे, 5 लाख की दोगे हमें, हम 5 लाख की लेने के इच्छुक हैं, तो वो एक्सेप्ट करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा कोई बात नहीं, समझे कि नहीं। इन्विटेशन टू ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर में एक केस है हार्वे वर्सेस फेसी, हार्वे वर्सेस फेसी, FACEY। एक मिनट, देखो एक केस है हार्वे वर्सेस फेसी। इसमें क्या हुआ था, एक आदमी था ए, ठीक है, उसने बी से कहा कि मैं आपका हॉल खरीदना चाहता हूँ, ठीक। बी ने कहा कि मैं 900 रुपये का बेचूंगा। ए ने कहा कि ठीक है मैं 900 का खरीदने को तैयार हूँ, ठीक। अब बी मना कर देता है कि मैं नहीं बेच रहा। एक केस करता है कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और इन्होंने नहीं बेचा। कोर्ट ने कहा कि अभी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, ठीक। क्यों, क्योंकि आप ए ने ऑफ़र किया है कि मैं 900 का खरीदने को तैयार हूँ या मैं 900 का खरीदूँगा, या बी अब यहाँ पर एक्सेप्ट करता, लेकिन बी ने कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं, तो ऑफ़र कहाँ से हो गया। यहाँ पर ये क्या था, ए ने बी से कहा कि मैं आपका हॉल खरीदना चाहता हूँ, ठीक। बी ने कहा 900 का हॉल बेचूंगा। ए ने कहा ठीक है मैं 900 का खरीदूंगा, तो बी को एक्सेप्ट करना चाहिए था, बी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कभी, तो जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। ये हार्वे वर्सेस फेसी का है, इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक। ध्यान रखना हार्वे वर्सेस फेसी केस जो है इन्विटेशन टू ऑफर का है। चलो अब हम लोग देखेंगे एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस या प्रॉमिस को 10 मिनट। चलिए, तो आपको ऑफर समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा भाई, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, एक ही टॉपिक पे थोड़े बैठा रहूँगा, और उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सेप्टेंस। जब भी मैं ऑफ़र बोलूँ तुम प्रपोज़ल समझ लेना, ठीक है। ऑफ़र और प्रपोज़ल एक ही चीज़ है। ऑफ़र जो है ऑफ़र जो है वो इंग्लिश लॉ में इस्तेमाल होता था, प्रपोज़ल हमारे में लिखा हुआ है, लेकिन जबान पे ऑफ़र चढ़ा हुआ है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो जब भी मैं ऑफ़र बोलूँ आप प्रपोज़ल समझ लेना, जब भी मैं ऑफरर बोलूँ आप प्रॉमिसर समझ लेना, ठीक है। और जब भी मैं एक्सेप्टर बोलूँ तो आप प्रॉमिसर समझ लेना, ठीक। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। सेक्शन 2A 2B हम लोग देख चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट स्टेप जो थी वो ऑफर ही तो थी, दूसरा क्या है
एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस या प्रॉमिस। क्या समझ में आया था? पुराना रिकॉल करो। ऑफर, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर सब कोई दिक्कत नहीं आई पूरे कॉन्ट्रैक्ट में। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनता है? ये बनता है प्रॉमिस। ठीक, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या बनता है? ये बनता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या बनता है? ये बनता है कॉन्ट्रैक्ट। इतनी छोटी सी बात है, इसको आप समझ लें। समझ में आई नहीं? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बना जाके प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन बना जाके एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ बना जाके कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, बना देना ये चार्ट। एग्जामिनर भी कहेगा भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है इसके। ठीक है, चलो दूसरा है इंपॉर्टेंट, एक्सेप्टेंस। ठीक, एक्सेप्टेंस में दो चीजें बस एजेंशियल्स हैं जो ध्यान रखना पड़ेंगे। अभी सेक्शन भी पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। सेक्शन में तो कुछ नहीं है। ठीक है, जिसकी एसेंट लेने के लिए वो ऑफर किया गया था, अगर वो एसेंट दे देता है वही एक्सेप्टेंस है। ठीक, समझ में आएगी नहीं? और ऑफर एक्सेप्टेड तो फिर वो प्रॉमिस हो जाएगा। यही इतना लिखा हुआ है 2B में। इसके दो इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं, इन दो एसेंशियल्स पे ही पूरा एक्सेप्टेंस बेस्ड है। सबसे पहला कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, की कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए किसके द्वारा? ऑफरी द्वारा। ठीक, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ऑफरी टू ऑफरर। ठीक, समझ में आएगी नहीं? अरे भाई, अब ऑफर किसको हुआ था? एक्सेप्ट कौन करेगा? दो पार्टी हैं। ठीक, इसको यहाँ पे हम लोग प्रोमिजर बोलते हैं और इसको प्रोमिजी बोलते हैं। चाहे आप इसको ऑफरर बोल लो, यही तो ऑफर कर रहा है, ऑफर को ही तो हम लोग प्रोमिजर बोल रहे हैं, है कि नहीं? ऑफरर और ये एक्सेप्टर हैं। तो ये बताओ कि भैया यहाँ पर ऑफर कौन एक्सेप्ट कर रहा है? ये प्रोमिजी या एक्सेप्टर, है कि नहीं? अब एक्सेप्टेंस को ये कौन कम्युनिकेट करेगा? किसको करेगा? अरे ये करेगा, इसको करेगा। तो यही तो लिखा मैंने, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ऑफरी। ठीक है, इसको ऑफरी भी बोल सकते हो। शब्दों पे मत जाओ, ये तीनों एक ही है, एक्सेप्टर, प्रोमिजी, ऑफरी। देखें एक मिनट, प्रोमिजी प्रोमिजर ये है ना, प्रोमिजर प्रोमिजी। हाँ ठीक है, अब क्या है, क्या लिखा मैंने? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस जो है कम्युनिकेट कर रहा है किसको? किसके द्वारा? बाय ऑफरी। किसको? ऑफरर को। सबसे पहला एजेंशियल ये है। दूसरा क्या है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ठीक, अब ये क्या है भाई? ये दो चीजें समझो। पहली बात समझ में आ गई, क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो रहा है बाय ऑफरी टू ऑफरर। ठीक है, अब दूसरा क्या है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड का मतलब कि अनकंडीशनल। ठीक है, क्वालिफाइड का मतलब कंडीशंस और अनक्वालिफाइड का मतलब अनकंडीशनल। जैसा आपको ऑफर मिला है वैसा ही आप एक्सेप्ट करें। ठीक है, मैंने कहा मैं फ़ोन 10,000 का बेच रहा हूँ, आपने कहा कि ठीक है मैं 10,000 का लेने को तैयार हूँ। ठीक, आपने कहा मैं 9,500 का लूँगा, मेरा ऑफर ख़त्म हो गया। अब आपका ऑफर मेरे पास आया है कि आपने ऑफर किया कि मैं 9,500 का लूँगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अगर अब यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट करना होगा कि मैं 9,500 का बेचूंगा कि नहीं बेचूंगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वेरी गुड। चलो, ये दोनों मेन एजेंशियल्स हैं एक्सेप्टेंस के। पहले आ जाओ, पढ़ो 2B क्या बोलता है? प्रॉमिस। व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड। क्या जब भी मैं ऑफर बोलूं, आप प्रपोजल समझ लेना। ठीक है,
तो व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, जब जिस आदमी को प्रपोजल जिसके लिए बना है इज मेड, सिग्निफाई हिज असेंट देयर टू, उसने भी अपनी असेंट दे दी, तो क्या होगा, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, कि प्रपोजल है वो एक्सेप्टेड हो चुका है। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रपोजल बिकम प्रॉमिस, तो प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस, यही तो मैं तब से बोलते आ रहा हूं। समझ में आई बात कि नहीं आई? वेरी गुड। ठीक, अब ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, देखो चलने लगा सही अब मार्कर। हाँ, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट कि एक्सेप्टेंस कैसा हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। ठीक, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, कि भैया फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी लड़की से कहा, ठीक है, कि मैंने नहीं, आपने किसी लड़की से कहा, ठीक, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो आज सफ़ेद सूट पहन के कंपनी गार्डन आ जाना शाम को। ठीक, अब क्या हुआ, ये क्या हुआ कि मैंने वो आपने ऑफ़र दिया ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो कंपनी गार्डन में वाइट सूट पहन के आना। ठीक है, अब ये है, एक तो वो एक्सप्रेसली बोल सकती है कि भाई हाँ, कि भाई हम भी करते हैं, दूसरा ये इम्प्लाइडली कि वो वाइट सूट पहन के कंपनी गार्डन में आ जाए। ठीक है, तो ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइडली। चलो समझ रहे हो ना? वैसे भी आपको ना भी एग्जाम्पल देते तो भी समझ जाते हैं यार। एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइडली भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, 4-5 पॉइंट हैं इसके। ठीक है, लेकिन इसमें एक केस था भगवान दास खेड़िया, क्या नाम है, हाँ, भगवान दास खेड़िया वर्सेस गिरधारी लाल। भगवान दास खेड़िया वर्सेस गिरधारी लाल। इसमें ये बोला गया था कि इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस में कुछ एक्ट होना चाहिए, सम एक्ट होना जरूरी है। ठीक है, कि इम्प्लाइडली ऐसे ही नहीं कि मन ही मन में अगर कोई बात थी, जैसे मैंने बोला ना कि सफ़ेद सूट पहन के कंपनी गार्डन में आ जाना, तो ये सम एक्ट है ना, कुछ एक्ट होना जरूरी है। परफॉर्मेंस ऑफ सम एक्ट इज नेसेसरी इन केस ऑफ इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। ठीक, दूसरा क्या है कि कब कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है, ध्यान रखना, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नॉट नेसेसरी, कि कब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है। ठीक है, इन केस ऑफ जनरल ऑफर जैसे कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल वॉल कंपनी में था, इन केस ऑफ जनरल ऑफर एक्सेप्टेंस जरूर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है। भाई अब वो कार्बोलिक स्मॉल कंपनी को वो आदमी बताएगा थोड़े, लेकिन परफॉर्मेंस ऑफ एसेंशियल कंडीशन जरूरी है। ठीक है, जैसा ऑफर था उसी हिसाब से अगर हम सब परफॉर्म कर रहे हैं तो भाई एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा, और उस एक्सेप्टेंस का, भगवान लाइट ना जाए, उस एक्सेप्टेंस का क्या है, उसको ऑफरर को इन्फॉर्म करना, कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं है। व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी, अरे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कहाँ हो रहा था, इसके द्वारा इसको हो रहा था। कब ये जरूरी नहीं है, जब जनरल ऑफर होगा। जनरल ऑफर कौन से होते हैं, ओपन टू ऑल, समझे कि नहीं, सबके लिए खुला हुआ। चलो तीसरा क्या है पॉइंट, 2 पॉइंट है इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा इंपॉर्टेंट कि किसका होना चाहिए, कम्युनिकेशन हो वो टू ऑफरर हिमसेल्फ, मतलब कम्युनिकेशन टू ऑफरर हिमसेल्फ, जो ऑफरर है, ठीक है, उसी को ही कम्युनिकेट करना जरूरी है। समझ रहे कि नहीं, कम्युनिकेशन टू ऑफरर हिमसेल्फ, इसी को ही, किसी थर्ड पर्सन को हम बोल रहे हैं वो जरूरी नहीं है। समझे कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। इसमें एक केस है बहुत इंपॉर्टेंट,
फेल्टहाउस वर्सेस बेंटले पूछा जाता है, ठीक है। केस का नाम है फेल्टहाउस वर्सेस बेंटले, इसी से ही समझ में आ जाएगा। इसमें क्या था, एक आदमी था, इसमें क्या था, एक आदमी था, वो अपने भतीजे से बोलता है, ठीक, वो अपने भतीजे से बोलता है कि तुम्हारा घोड़ा मैं खरीदूंगा, ठीक, तुम्हारा घोड़ा जो है मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। भतीजे ने कोई वो नहीं, मतलब कोई आंसर नहीं दिया। वो गया और उसने जो ऑक्शनर था उससे मना कर दिया कि मेरा वाला घोड़ा मत बेचना, मेरे अंकल खरीदना चाहते हैं, ठीक। समझ रहे हो बात की नहीं? क्या हुआ, अंकल ने भतीजे से कहा कि तेरा घोड़ा मैं खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, उसको मत बेचना। भतीजे ने कुछ नहीं बोला, लेकिन वो ऑक्शनर के पास गया और ऑक्शनर से कहा कि मेरा वाला घोड़ा मत बेचना, चाचा खरीदना चाहते हैं, ठीक है, अंकल जी खरीदना चाहते हैं। लेकिन ऑक्शनर ने बेच दिया, ठीक। भैया चचा ने जो क्या किया, ऑक्शनर के ऊपर केस किया कि कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में हुआ था, ऑक्शनर के ऊपर केस किया कि कॉन्ट्रैक्ट हमारे और भतीजे के बीच में हुआ था, तुमने घोड़ा कैसे बेच दिया। उसने कहा, ऑक्शनर ने, क्या तुम्हारे भतीजे ने तुमसे कम्युनिकेट किया, तुम्हें बोला कि हाँ वो तुम्हें बेचने को तैयार है? बोला मुझसे नहीं बोला तो क्या हुआ, तुझसे तो बोला था आके, मतलब ऑक्शनर से तो बोला था जाके, तुझसे तो बोला था कि भाई ये वाला घोड़ा मत बेचना। बोला मुझसे बोलने से क्या होगा, अरे भाई कॉन्ट्रैक्ट तुम दोनों के बीच में है, क्या तुम्हारे भतीजे ने तुमसे बोला कि वो घोड़ा तुम्हें बेचने को तैयार है? कहा नहीं, हमसे तो नहीं बोला, लेकिन तुमसे तो बोला। बोला मुझसे बोलने कुछ नहीं होता, समझे कि नहीं? तो ये बात थी इसमें कि कम्युनिकेशन टू ऑफरर हिमसेल्फ, ऑफरर को ही कम्युनिकेट करिए। क्या हुआ था इसमें, ऑफरर कौन था, यहाँ पर चचा थे, ठीक है। चचा ने बोला भतीजे से कि भाई ये घोड़ा मैं खरीदना चाहता हूँ, ठीक। इसने इनसे तो कुछ नहीं बोला, ऑक्शनर के पास गए कि ये घोड़ा मत बेचना, चचा खरीदना चाहते हैं। तो इनसे बोलने से कुछ होगा क्या, अरे इसी से ही बोलते, हाँ ठीक है हम तुमको बेचेंगे। समझे कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं आई? वेरी गुड, फेल्टहाउस वर्सेस बेंटले, वेरी गुड। दूसरा क्या है कि ये कम्युनिकेशन बाय एक्सेप्टर हिमसेल्फ, एक और पॉइंट है कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो बाय एक्सेप्टर हिमसेल्फ। इसी तरीके से जैसे ऑफरर को ही कम्युनिकेट करना जरूरी है, ऐसे ही कम्युनिकेशन एक्सेप्टर के द्वारा आना जरूरी है, ठीक है, एक्सेप्टर के द्वारा आना जरूरी है। जैसे प्रोमिसर को बोलना जरूरी है, ऐसे इसके द्वारा आना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें भी एक लीडिंग केस है, क्या नाम है, पॉवेल वर्सेस ली, पॉवेल वर्सेस ली। इसमें क्या हुआ था, इसमें भाई साहब एक आदमी था, उसने एक जगह पढ़ाने के लिए वो अप्लाई किया था, वहाँ पे उसका इंटरव्यू हुआ, और जब इंटरव्यू से जब बाहर आया तो वहाँ पर एक आदमी इंटरव्यूअर उसे जानने वाला था, ठीक। तो उसने कहा कि हाँ हम लोगों में बात हो गई है, तुम्हारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक। उसने कहा तुम्हारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, हमारी बात हो गई है। तो मतलब हम सब लोग एग्री हो गए, जितने भी बोर्ड के मेंबर हैं सब लोग ये बोल रहे हैं ठीक है तुम्हारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और उसने एकदम घर पे मिठाई उठाई बांट दी, सब कुछ बढ़िया। अब क्या हुआ बाद में भाई, उसका नहीं हुआ, उसने केस कर दिया कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया आप तोड़ रहे हैं। उसने कहा भाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ कब, इंस्टीट्यूशन ने कहा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कब? बोले नहीं आपने हमें लिया था, एक आदमी आपके बोर्ड में था, उसने मुझे बताया कि आपने हमें ले लिया है। बोला क्या वो ऑथराइज पर्सन है बताने लायक? वो ऑथराइज पर्सन तो है नहीं, ऑथराइज पर्सन इंस्टीट्यूशन है, वो जब लेटर आपको दे कि भैया ये आपका हो गया ज्वाइन करो आगे, तभी आपका होगा, ठीक है। ऐसे ही एक और है, ठीक, ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। एक कॉलेज से मेरे पास ऑफर आया कि आप जो है एक हफ्ते में आके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। मैंने अप्लाई किया, उन्होंने भेजा कि आप जो है एक हफ्ते में आके ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं खुश हो गया एकदम, हमने अरे ये तो बहुत बढ़िया है, हमने सबको बताया कि हमने उस कॉलेज में मैं जा रहा हूँ पढ़ाने, समझे कि नहीं, और सब बढ़िया एकदम। लेकिन मेरे एक्सेप्टेंस का मेल करने से पहले मैंने सोचा अब चला जाऊँ, हफ्ते भर में कभी भी मेल कर दूंगा, हाँ मैंने ज्वाइन कर रहा हूँ या कुछ भी। मैंने जो है रिप्लाई नहीं किया, उनका 4-5 दिन बाद दूसरा मेल आया
कि यार कोई भाई अब जो है हमने वैकेंसी फिल कर दी है, अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, हमसे लोगों ने कहा कि आप केस करो, ऐसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट तो क्लियर थे, समझे कि नहीं। मेरे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर थे। मैं जानता था कि अभी कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में हुआ ही नहीं है, समझे कि नहीं, कि भाई उन्होंने लेटर भेजा, मैंने एक्सेप्ट तो नहीं किया था, और मेरे एक्सेप्टेंस से पहले उन्होंने रिवोक कर दिया। कर सकते हैं वो, समझे कि नहीं, तो इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते उसमें। चलो इतनी बात समझ में आई। हाँ, मोड ऑफ कम्युनिकेशन एक और है कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा भैया। सेक्शन 7 ये बोलता है, कहाँ लिखूँ, डस्टर, अरे मैं कपड़ा बार बार ढूंढ रहा हूँ, कपड़ा मिल नहीं रहा, लेकिन ये पता ही नहीं कि डस्टर ले आया नया। यार कितनी सही चीज़ है डस्टर यार, इतना बढ़िया होगा, बढ़िया वाला है। हाँ चलो, क्या है कि मोड ऑफ एक्सेप्टेंस कैसा होगा, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, सॉरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैसे होगा, कम्युनिकेशन कैसे किया जाएगा भैया, आप जैसे भी हो, या तो उसमें कोई दिया हुआ हो, ठीक है, सेक्शन 7 ये बोलता है, या तो उसमें जैसे प्रिस्क्राइब मैनर में हो, जैसे उन्होंने दिया है कि कम्युनिकेट ऐसे करना, लेटर के थ्रू करना, आके ज्वाइनिंग करना, जैसे भी उन्होंने दिया हो। अगर वैसे नहीं दिया हुआ है तो फिर इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, ठीक है, सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर में आप कर सकते हैं। चलो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये फंडा समझ लो, थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए होगी, मिटा लें। ये अगर आपने समझ लिया तो समझ लो आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट, और कुछ है नहीं समझने में, समझ में तो आएगा ही आएगा, क्यों नहीं, समझ में एक बार में समझ में आएगा और सब कुछ समझ में आएगा। एक थोड़ी जगह ज़्यादा बनानी पड़ेगी क्योंकि एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन, when communication of acceptance completed, when communication of acceptance completed, सेक्शन 4, सेक्शन 4 देखो, 3 सेक्शन है, 3, 4 और 5, ठीक। 3 ये बताता है कि कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, ठीक है, जनरल बात करता है कि जब दूसरे की नॉलेज में आ जाए, ठीक, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। हाँ पढ़ो, बैरक निकालो, एक मिनट, निकालो बैरक। देखो 3, 4 और 5, ठीक, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों का ही है ये, ठीक है, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, 3 ये जनरल बात करता है, ठीक है, 3 में अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। 4 ये बोलता है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीटेड, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस व्हेन कंप्लीटेड, ठीक, इसमें एक्सेप्टेंस नहीं रिवोकेशन भी है साथ में, ठीक, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन दोनों ही चीज़ें दी हुई हैं, बस ये आप समझ लो। और इसमें दिया है लेटर के थ्रू, ठीक, सेक्शन 4 स्पेशली लेटर के थ्रू, क्योंकि जब ये बना था ना तब ज़्यादातर, कब बना है 1872 में, तब ज़्यादातर चीज़ें लेटर के थ्रू ही होती थी, ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें लेटर के थ्रू ही ऑर्डनरी पोस्ट किया जाता था। अरे भाई सन 2000 के आसपास तक तो मुझे भी खूब ध्यान है, 2000 का तो नहीं ध्यान है, 2002 के आसपास खूब लेटर आते थे, ठीक, लेटर सब चीज़ें पोस्ट के थ्रू ही खूब आते थे। दिल्ली मेरे चाचा रहते थे और सब लोग भेजते हैं,
रहते हैं मतलब, तो सब लेटर के थ्रू आते थे। तो ये तो 1872 की बात है दोस्त, तो उस समय तो ज़्यादातर चीज़ें लेटर के थ्रू ही होती थी। अगर सामने सामने है तो भैया हमने बोला, उसने एक्सेप्ट कर लिया, बात हो गई खत्म। ठीक, पहली लाइन पढ़ो, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। सेक्शन 4 ध्यान रखना किसके लिए है, लेटर के थ्रू जब एक्सेप्टेंस हो रहा है उसके लिए। ठीक, अब ये समझो, एक बार में समझ में आ जाएगा, बस अपने कान और दिमाग दोनों खोल के बैठो। ए है, ठीक, ए है और ये बी है। ठीक, अब ए ने लेटर, ये लेटर बॉक्स है, ये लेटर बॉक्स है, ए ने लेटर बॉक्स के थ्रू क्या भेजा, उसे ऑफर भेजा। ठीक, ऑफर किया कि मैं कोई भी चीज़ अपनी बेचना चाहता हूँ तुम्हें। समझे कि नहीं। अब ये जो लेटर जो था, ये लेटर था, लेटर में क्या है, ऑफर है उसके लिए। अब ये लेटर कब इसके पास पहुंचा, ये पहुंचा मान लो किसी भी तारीख को, 5 मई को पहुंचा, 5 मई। ठीक, तो क्या आप कह सकते हैं कि 5 मई को इसके जो है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर क्या 5 मई को कंप्लीट हुआ, नहीं। ठीक, इसमें क्या है, जब उसकी नॉलेज में आए। लेटर पहुंचना नॉलेज नहीं होता, नॉलेज तब होता है जब वो रीड करे। उसने 7 तारीख को ये खोला लेटर और 7 तारीख को उसने पढ़ा, तो अब ये 7 तारीख को कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हुआ है। समझे कि नहीं, ध्यान रखना। पहली लाइन पढ़ो, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। अरे हम ऑफर बोले, आप प्रपोजल समझ लेना, मैं भी कोशिश करूंगा मैं प्रपोजल बोलूं। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होता है, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। ये पहुंचा कब इसका लेटर, 5 तारीख को, लेकिन नॉलेज में कब आया, यस 7 तारीख को। तो सेक्शन 4 के हिसाब से ये कंप्लीट कब होगा, ये कंप्लीट होगा 7 तारीख को, क्योंकि 7 तारीख को बी की नॉलेज में आया ना। अब ये तो हो गया, अब एक्सेप्टेंस जो होगा ना, एक्सेप्टेंस जो होगा वो कब कंप्लीट होगा। अब इसने मान लो 7 तारीख को पढ़ा, इसने सोचा ठीक है मैं ऑफर ले लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और 10 मई को इसने पोस्ट कर दिया। ठीक, 10 मई को इसने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा और 10 मई को पोस्ट कर दिया। अब जिस समय इसने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट किया उसी दिन ये बाउंड हो जाएगा। ठीक, एक्सेप्टेंस के लिए। समझ ना आ रहा है क्या, अरे भाई क्या हुआ, फिर से समझो। ए ने बी को लेटर लिखा जिसमें ऑफर था। ठीक, अब वो पोस्ट के थ्रू भेजा। ठीक, अब वो कब पहुंचा, 5 तारीख को। ठीक, लेकिन इसने खोल के देखा 7 तारीख को, तो इसके हिसाब से जब नॉलेज में आएगा बी के, तब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट होगा। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुआ, 7 तारीख को। इसने बोला ठीक है यार ऑफर बहुत बढ़िया, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसने 10 तारीख को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया। जिस टाइम उसने पोस्ट कर दिया उसी टाइम ए बाउंड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो गया, एज अगेंस्ट ए या एज अगेंस्ट ऑफरर, प्रपोजल, प्रोमिजर, एज अगेंस्ट प्रोमिजर। ठीक, एज अगेंस्ट प्रोमिजर, प्रोमिजर के अगेंस्ट में कब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया, व्हेन इट पुट इन द व्हेन इट्स पुट इन द ट्रांजिशन टू हिम बाय द एक्सेप्टर। समझे कि नहीं, या आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। पढ़ो। और बी के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगा, ये ए के अगेंस्ट में कब कंप्लीट हुआ, जब इसने पोस्ट कर दिया। बी के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगा, जब ये इसकी नॉलेज में आ जाएगा। जब ये लेटर मान लो 15 तारीख को इसके पास पहुंचा, 15 मई को, तो इसके अगेंस्ट में 15 मई को कंप्लीट होगा। सिंपल सी बात है, समझ में आई कि नहीं आई, फिर से समझो। क्या हुआ, ए ने ऑफर किया बी को। ठीक, बी के अगेंस्ट ये ऑफर जो है कब कंप्लीट होगा, जब इसकी नॉलेज में आएगा। नॉलेज में आया 7 तारीख को, ये हुआ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट।
कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया। अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगा? जैसे ही ये लेटर बॉक्स में डाल देगा जिस दिन, उसी दिन ए बाउंड हो जाएगा एज अगेंस्ट ए, समझे कि नहीं? और बी कब बाउंड होगा? जब ए की नॉलेज में आ जाएगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अब इसको एकदम क्लियर हो जाएगा जब आप रिवोकेशन समझेंगे इसका। रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन, अब मान लो ये ऑफर रिवोक करना चाहता है। अब ए अगर रिवोक करना चाहता है तो कब रिवोक कर सकता है? क्या कब कर सकता है? ये इसके लेटर ऑफ, जब ये बाउंड ना हो उससे पहले ही तो कर सकता है। ए अपना ऑफर रिवोक करना चाहता है, ए कब कर सकता है भैया? बाउंड होने से पहले। बाउंड कब हो रहा है? जब ये लेटर पोस्ट कर रहा है 10 तारीख को, तो इस 10 तारीख से पहले पहले ये कभी भी अपना ऑफर खत्म कर सकता है, रिवोक कर सकता है। रिवोकेशन माने क्या होता है? खत्म करना। कहाँ दिया हुआ है? ये तो सेक्शन 4 में है, ये सेक्शन 5 में है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? रिवोकेशन कब कर सकता है ये अपने ऑफर का? जब ये क्या हो, इस तारीख से बाउंड होने से पहले, अपने बाउंड होने से पहले ये रिवोक कर सकता है। और ये बाउंड कब हो रहा है? जब ये लेटर पोस्ट कर रहा है। ये लेटर पोस्ट कब कर रहा है? 10 तारीख को। तो इस डेट से पहले ये लेटर इसमें पुट कर रहा है, पुट करने से पहले, इसमें डालने से पहले वो मना कर सकता है। अगर वो स्पीड पोस्ट के थ्रू मान लो वो दूसरा पोस्ट भेज दे जो कि उसके पास 10 तारीख को पहुंच जाए और वो देख ले, समझे कि नहीं? तो क्या होगा? तो ये रिवोक मान लिया जाएगा। ठीक। बी कब रिवोक कर सकता है अपने एक्सेप्टेंस को? अपने एक्सेप्टेंस को कब रिवोक कर सकता है? वेरी गुड, जब वो लेटर इससे पहुंच जाए, इसके पहुंचने से पहले। एक्सेप्टेंस का लेटर इसने भेजा 10 तारीख को, किससे? ऑर्डिनरी पोस्ट से। ऑर्डिनरी पोस्ट से इसने भेजा कि नहीं भेजा? 10 तारीख को इसने ऑर्डिनरी पोस्ट से लेटर भेजा। ये पहुंचा जाके 15 तारीख को। अब इससे ये बाउंड कब होगा? जब ये 15 तारीख को पहुंचेगा। अब इसको अगर रिवोक करना है अपना एक्सेप्टेंस, कैसे रिवोक करेगा? वेरी गुड, ये मान लो स्पीड पोस्ट से भेज दे और वो उस लेटर से पहले पहुंच जाए। मान लो 14 मई को पहुंच गया। एक क्वेश्चन आता है कि मान लो दोनों लेटर एक साथ पहुंचे, स्पीड पोस्ट वाला भी और वो भी 14 मई वाला भी, मतलब वो ऑर्डिनरी पोस्ट वाला भी, एक्सेप्टेंस वाला भी और रिवोकेशन वाला भी, दोनों एक साथ पहुंचे। दोनों एक साथ पहुंचने पे क्या होगा? वेरी गुड, जो वो लेटर पहले खोल के देखेगा वही माना जाएगा। अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहले खोल लिया तो एक्सेप्टेड, ऑफर एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। लेटर ऑफ रिवोकेशन पहले खोल लिया तो लेटर ऑफ रिवोकेशन पहले मान लिया जाएगा। ऑफर जो रिवोक मान लिया जाएगा। समझ में आई बात की नहीं आई? भाई समझ लो, इस ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें ये प्रॉब्लम आई नहीं, समझे कि नहीं? ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट का पेपर नहीं है जिसमें प्रॉब्लम ना आई हो। ना समझ में आए, रिपीट कर करके देखना क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। एक बार पढ़ लो और प्रॉब्लम तो समझ में आ जाएगा। देखो सेक्शन 4, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीटेड व्हेन कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीटेड व्हेन कम टू द पर्सन टू होम इट इज मेड, कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। पहली लाइन क्लियर है? द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। दूसरी लाइन, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट कब? एज अगेंस्ट द प्रपोजर। प्रपोजर यहां पर कौन है? इसके अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? व्हेन इट पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। क्या है? एज अगेंस्ट द प्रोमिजर। प्रपोजर कर दो यार, प्रपोजर या ऑफरर, कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रपोजर। ठीक, एज अगेंस्ट द प्रपोजर। एक मिनट, हाँ ठीक है। एज अगेंस्ट द प्रपोजर, एज अगेंस्ट द प्रपोजर कब? व्हेन
when it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor। ठीक है, कब ये इसके अगेंस्ट में कब हुआ ये प्रपोजर, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस प्रपोजर के अगेंस्ट में कब कंप्लीट हुआ, जब इसने लेटर डाला। ठीक, और द कम्युनिकेशन और अगेंस्ट द एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कब हुआ, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। इसकी नॉलेज में कब आया, 15 तारीख को। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? वेरी गुड। द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट। अब रिवोकेशन कब कंप्लीट होगा, उसका कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। इसमें देखो सबसे बड़ी बात सेक्शन 4 में जो ये बताई गई है कि रिवोकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, जो रिवोक कर रहा है ना उसके अगेंस्ट में तभी मान लिया जाएगा जब उसने लेटर डाला। ठीक, जो भी कोई कर रहा है, मान लो ये आदमी अपना ऑफर रिवोक करना चाहता है। ठीक है, तो जैसे ही इसने पुट किया ना इसके अगेंस्ट में तभी मान लिया जाएगा। और ये अपना एक्सेप्टेंस तो इसके अगेंस्ट में जब ये डाल रहा है तभी माना जाएगा, अगले के अगेंस्ट में जब उसकी नॉलेज में आ जाएगा तब माना जाएगा। ठीक, समझ में आ रही बात कि नहीं? द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जो कर रहा है, when it put in the course of the transmission to the person to whom it is made so as to be out of the power of the person who makes it, as against the person to whom it is made, जिसके लिए बनाया गया है, when it comes to his knowledge। समझ में बात क्या? अब इसका इलस्ट्रेशन पढ़ लो, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये पूरा जो था तामझाम ये इलस्ट्रेशन ही है। A proposes by letter to sell a house to B। ये क्या है? एक proposes by letter to sell a house। A जो है वो बोल रहा है B से बाई लेटर कि भाई अपना हाउस हम बेचना चाहते हैं सर्टेन प्राइस में। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होगा? व्हेन बी रिसीव द लेटर, जब बी रिसीव द लेटर। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ नॉलेज जरूर है इसमें। ठीक है, रिसीव द लेटर का मतलब कि उसकी जब नॉलेज में आ जाए। केवल रिसीविंग नहीं होता। बी एक्सेप्ट ए प्रपोजल, बी ने ए का प्रपोजल एक्सेप्ट किया बाई ए लेटर सेंड बाई पोस्ट। ठीक है, अब वो भी लेटर भेज रहा है। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? एज अगेंस्ट ए के अगेंस्ट में कब? व्हेन द लेटर इज पोस्टेड, जब लेटर पोस्ट किया जा रहा है। ए के अगेंस्ट में कब हो रहा है? व्हेन लेटर इज पोस्टेड। एज अगेंस्ट बी के अगेंस्ट में कब हो रहा है? व्हेन द लेटर इज रिसीव बाई ए। बी के अगेंस्ट में कब कंप्लीट हो रहा है? जब लेटर ए के पास पहुंच रहा है। समझ में बात की नहीं आई? वेरी गुड। सी रिवोकेशन वाली बात है, वो तो एकदम सिंपल है। चलो, एक्चुअली में क्या था ना, छोटे पे मैं छोटे बिल्कुल नहीं पढ़ता था। बिल्कुल का मतलब बिल्कुल नहीं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं जाते थे मेरे साथ, बिल्कुल नहीं जाते थे। मतलब कि पापा कहते थे, पापा स्टार्टिंग में गए, उन्होंने कहा अरे कौन सुनेगा जाके, पढ़ता है नहीं। मम्मी भी नहीं जाती थी, मतलब बिल्कुल ही नहीं पढ़ता था। तो मैं ये जानता हूँ कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ता है। जब टीचर एकदम बिल्कुल खोपड़ी पे मेरे खड़े होके जब वो चिल्ला के बोलता था ना, मुझे लगता था कि अब अगर नहीं सुना तो बहुत मार खाऊंगा, कि वो इतनी मेहनत से एकदम खोपड़ी समझा रहा है। ऐसे नॉर्मली पढ़ा रहा है बैठा एकदम ढीला होके कि हाँ ये होता है वो होता है, हम भी ढीले पड़े, ठीक है यार। अब वो एकदम खड़ा होके एकदम टाइट होके पढ़ाने लगे, ये दिमाग, हाँ भैया कंसंट्रेशन रखें कि क्या है। इसीलिए जो है मुझे ना पढ़ने वाले बच्चों के सिम्टम्स पता हैं कि वो उसके खोने से पहले आपकी आवाज़ तेज़ हो जानी चाहिए, जिससे उससे जो है आपका जो है कम्युनिकेशन है वो टूटे ना। समझे कि नहीं? शेयरिंग ऑफ नॉलेज जो हो रही है वो टूटे ना। मैं जानता हूँ कि पढ़ाते पढ़ाते जैसे ही वो ढीला हो रहा है तुरंत आवाज़ तेज़ कर लो, जिससे वो कहे क्या हुआ अभी। चलो, ये तो था पोस्ट लेटर के द्वारा। ठीक है, सेक्शन 5 और देख लो, फिर एक चीज़ और देखेंगे। सेक्शन 5 नहीं, पहले रुको, पहले इसी को ही देखो। एक होता है कि उसके टेलीफोन के थ्रू कब
एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस टेलीफोन के थ्रू कब माना जाएगा। ठीक, इसमें एक केस है भगवान दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल, भगवान दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल। इसमें ये बोला गया था कि टेलीफोन में जब कोई भी कॉन्टैक्ट टेलीफोन के थ्रू होता है ना, तब एक्सेप्टेंस जब माना जाएगा जब जिसने ऑफर दिया है, ठीक है, मैंने टेलीफोन के थ्रू बोला कि मैं अपनी फ़ोन 10,000 में बेचना चाहता हूँ, इसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक्सेप्टेंस तभी माना जाएगा जब मैं उसे क्लियरली सुन पाऊँ। ठीक है, टेलीफोन के थ्रू वो तब मान लिया जाएगा जब मैं क्लियरली सुन पाऊँ। ठीक, इस केस में मान लो ये ऐसे केस में जुरिडिक्शन ये बनता था जहाँ पे लेटर पोस्ट किया गया। ठीक है, लेटर जहाँ पे पोस्ट किया गया यहीं पर कंप्लीट मान लिया गया, है कि नहीं, यहीं तो बाउंड हो गया, तो यहीं पर इसे ये मान लिया गया। तो अगर कोई जुरिडिक्शन होता था तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे वो हुआ बना, जब जहाँ पे इसने पोस्ट किया। ठीक, टेलीफोन के केस में जहाँ पे इसने सुना, क्योंकि इसके सुनने पर ही कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर इसके पोस्ट करने पे कंप्लीट हो जा रहा था, इसकी नॉलेज में आने पे नहीं, इसके पोस्ट करने पे। जब टेलीफोन से हो रहा है तो इसने ऑफर दिया, इसने एक्सेप्ट किया, लेकिन एक्सेप्टेंस तभी माना जाएगा जब ये क्लियरली हेयर कर लेगा, ये आराम से सुन लेगा। तो जहाँ पे सुना गया है वहाँ पे कंप्लीट माना जाएगा। ये टेलीफोन के केस में बोला गया था भगवान दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल। ये पूरा कॉन्सेप्ट एंसन साहब ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। ठीक, विलियम एंसन, पूछा जाता है ये कॉन्सेप्ट कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस किसकी तरह होते हैं, ये गन पाउडर और मैच स्टिक की तरह होते हैं। ठीक, मैच स्टिक की तरह कि एक बार अगर आपने गन पाउडर में, ऑफर क्या है, गन पाउडर है, एक्सेप्टेंस क्या है, माचिस की तीली है, एक बार आपने माचिस की तीली लगा दी उसमें, मतलब एक्सेप्ट कर लिया, अब ये दोनों वापस नहीं आ सकते। ठीक, अब ये दोनों बाउंड है, क्योंकि जो चीज़ अब एग्जिस्टेंस में ही नहीं रही, ठीक, अब वो अलग नहीं हो सकती। ऑफर एक्सेप्टेंस में एक्सेप्टेंस माचिस तीली लगा दी एक बार, समझे कि नहीं, अब वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब आप उसको अब आप वापस नहीं ले जा सकते। अब दोनों चीज़ें वो तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं रही, ऑफर एक्सेप्टेंस, अब ये बन चुका है कॉन्ट्रैक्ट। तो ये विलियम एंसन साहब ने कहा बिल्कुल इसी की तर्ज पे। ठीक, कि एक बार आपने अगर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज लाइक गन पाउडर एंड मैच स्टिक, आपने एक बार गन पाउडर में तीली लगा दी, एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर अब आप वापस नहीं हट सकते दोनों लोग। ये एंसन साहब का है। एक केस और है भगवान दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल में ही, क्या है केस का नाम है एंटोरस लिमिटेड वर्सेस माइल्स फॉर ईस्ट कॉरपोरेशन। अरे, माइल्स फॉर ईस्ट कॉरपोरेशन, आधी जिंदगी तो मेरी यार लाइट ने खराब कर रखी है। चलो करता हूँ जब लाइट आए।